युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप परम पूज्य गुरु जी की जय। जय। गुरु जी की जय। जय। गुरु जी की जय। आरंभ करें। आप डाल रहे हैं स्क्रीन पे फोटो। हाँ जी। तो सबसे पहला वाला व्यू वाला सबसे पहला। सभी को नमस्ते। ऑर्थो डिकोड का क्लास हम शुरू इसीलिए किया गया था कि हमारे पास सबसे ज्यादा पेशेंट स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे बैक पेन है, नेक पेन है, वैसे पेशेंट सबसे ज्यादा आते हैं और उसमें हमें स्पाइन को समझना एक महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे स्पाइन का फंक्शन क्या है हमको पता होना चाहिए कि स्पाइन के बारे में हम लोग सीख क्यों रहे हैं। तो स्पाइन क्या करता है, हमारी बॉडी को एक सपोर्ट देता है और एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बनाता है। सो उससे आपकी पूरी बॉडी वो स्पाइन पे टिकी हुई है। वो प्रोटेक्ट करता है अपने स्पाइनल कॉर्ड को जो स्पाइन के स्पाइनल वर्टेब्रा के अंदर है। उसके बाद में वो आपको स्टेबिलिटी देगा, फ्लेक्सिबिलिटी देगा, मोशन देगा। क्योंकि जो स्पाइन है उसके साथ जो इलास्टिक डिस्क है, लिगामेंट्स है, वो सब आपको बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, लेटरल फ्लेक्शन और ट्विस्टिंग के लिए काम आती है। सबसे मेन फंक्शन है स्पाइन का कि जब हम लोग रनिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, तो वो जो शॉक लगता है स्पाइन को, वो शॉक एब्जॉर्बर के लिए भी स्पाइनल कॉर्ड का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। अभी स्पाइन को हम लोग, ये जो पिक्चर है उसमें 3 व्यू में दिया हुआ है। एंटीरियर व्यू माने जब हम सामने की तरफ से देखते हैं, जब मैं सामने खड़ी हूँ तो मैं जो फ्रंट व्यू है उसको हम लोग एंटीरियर व्यू बोलते हैं। पीछे से जो हम देखेंगे उसको पोस्टीरियर व्यू बोलेंगे। और वो जो थर्ड पिक्चर है जिसमें लेटरल व्यू दिया है, जिसमें हम लोगों को एस शेप कर्व दिखाई देती है। और जब हम वर्टेब्रे को हाफ कट करेंगे और ऊपर से देखेंगे तो उसका एक्सियल व्यू हमको दिखाई देगा। तो एंटीरियर व्यू फ्रंट से, पोस्टीरियर व्यू बैक से और लेटरल व्यू साइड से। लेटरल व्यू को हम लोग सजाइटल व्यू भी कहते हैं। ऐसे 4 पार्ट होंगे। अभी हम लोग, मेन प्रॉब्लम हमारे यहाँ क्या आता है कि दो, ये जो मनके जिसको वर्टेब्रे बोलते हैं, तो दो वर्टेब्रे के बीच में जो डिस्क है, वो डिस्क वो सबसे मेन रोल प्ले करती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। जो हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपका शॉक एब्जॉर्ब करती है जब आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, जंप करते हो। और ये स्पाइनल कॉर्ड के बीच में से दो स्पाइनल वर्टेब्रे के बीच में जो गद्दी है, वहां से साइड से एक अपनी स्पाइनल नर्व्स निकलती है। अभी टोटल कितने मनके हैं, तो यहाँ पे 7 सर्वाइकल वर्टेब्रे, 12 थोरैसिक वर्टेब्रे, 5 लंबर, बाद में और सेक्रम आएंगे जिसके भी 5 है और कॉकिक्स के 4 है। बट ये जब हम लोग पैदा होते हैं तभी ये हमारे टोटल 33 वर्टेब्रे रहते हैं। बट ग्रेजुअली ये फ्यूज होके 26 वर्टेब्रे हो जाते हैं, जहां पे सेक्रल और कॉकिक्स के वर्टेब्रे फ्यूज हो जाते हैं।
जब बच्चा छोटा रहता है वो बैठ नहीं पाता, क्योंकि तभी ये जो सेक्रम और कॉकिक्स के जो वर्टेब्रा है वो तभी फ्यूज नहीं होते हैं, और वो जब फ्यूज होते हैं तभी वो आपका सिटिंग पोजिशन में जो आपका नीचे के वर्टेब्रे है वो आपको सपोर्ट करते हैं। अभी सर्वाइकल के 7 वर्टेब्रे, थोरासिक के 12, लंबर के 5, सेक्रल के 5, जो बाद में फ्यूज होके एक हो जाता है, और कॉकिक्स का जो 4 वर्टेब्रा है वो फ्यूज होके एक हो जाता है। तो 7, 12, 19, 19, 5, 24, 24, एक सेक्रल का और कॉकिक्स का एक, माने टोटल 26 वर्टेब्रा हुए। अभी हम लोग जब भी उसमें से नर्व पास होती है दो वर्टेब्रे के बीच में, तो सुधा बिंदु सर ने अपने हमको बताया था कि नर्व रूल है उसके बारे में। जैसे हम लोग C1 नर्व, वो C1 वर्टेब्रे के ऊपर से निकलेगी। सर ये चेंज करना ना स्लाइड, और नीचे सर, सर्वाइकल वाली नीचे, हाँ। तो जैसे सर ने बताया था कि टोटल 33 नर्व्स है, लेकिन उसको काउंटिंग कैसे करेंगे? तो C1 वर्टेब्रे के नीचे से नहीं, लेकिन C1 वर्टेब्रे के ऊपर से पहली नर्व निकलेगी, वो नर्व रूल है उसका। C2 अगेन C2 वर्टेब्रे के ऊपर से निकलेगी, माने C2 और C3 वर्टेब्रे के बीच में वाली नर्व को C2 नर्व बोलेंगे। तो टोटल ऐसे सर्वाइकल में 8 नर्व है। हम लोग भले वर्टेब्रे 8 बोलेंगे, लेकिन उसमें से निकलने वाली नर्व 7, उसमें से निकलने वाली नर्व 7 है, 8 है, लेकिन वर्टेब्रे 7 है। वैसे ही लंबर में भी हम लोग जैसे काउंटिंग करेंगे, तो जो L1 वर्टेब्रे के ऊपर की जो नर्व रहेगी वो L1 नर्व रहेगी, और L2 के ऊपर की नर्व रहेगी वो L2 रहेगी, L2 नर्व रहेगी। सो टोटल 33 नर्व उसमें से निकलेगी। ये जो नर्व वर्टेब्रे से बाहर निकलती है उसको एग्जिटिंग नर्व रूट कहते हैं, और जो उसके सेंटर में जो नर्व जा रही है उसको ट्रांसवर्स नर्व कहते हैं। अभी मेजर प्रॉब्लम हमारे यहाँ जो भी बंदा आएगा डिस्क बल्ज लेके, तो उसकी वजह से वहां से जो नर्व पास होती है वो पिंच होती है, उसके वजह से पेशेंट को पेन फीलिंग आती है। अभी ये जो सारी नर्व्स है, इनके ये जो रूल है कि जैसे दो वर्टेब्रे के बीच में हम लोग जब भी डिस्काउंट करेंगे, तो हम लोग काउंट कैसे करेंगे? जैसे L1 और L2 के बीच वाली डिस्क, उसको हम लोग सिर्फ ऐसे नहीं बोलेंगे कि L1 वाली डिस्क, लेकिन L1 और L2 दोनों वर्टेब्रा के बीच में से जो डिस्क रहेगी, वो डिस्क को हम लोग डिनोट करेंगे L1 L2 डिस्क, L3 L4 डिस्क। और हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे L5 और S1 ये सबसे नीचे है, जब जो पीछे का बैक का उभार रहता है वो आपकी S1 वर्टेब्रा रहेगी, और उस ऊपर का वर्टेब्रा L5 वर्टेब्रा रहेगा। अभी सर ने बताया था कि डाउगर्स हम, जब हम लोग जिसको कुबट निकलता है, जिसका थोरासिक एरिया उभार हो जाता है, उसको हम लोग हम्प कहते हैं। जहाँ पे वो क्या बोलते हैं, काइफोसिस बोलते हैं हम लोग उसको। अभी ये जो स्पाइन है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक स्पाइनल कॉर्ड जो हेल्दी स्पाइन है, जहाँ पे बॉडी में न्यूक्लियस और एनुलस न्यूक्लियस सेंटर में है, और एनुलर रिंग अराउंड है। जब ये न्यूक्लियस पल्पोसस एनुलर रिंग फट के बाहर आता है, तभी सर वो नर्व को कंप्रेस करता है, और उसी के वजह से पेन आता है।
ओमकार सर। हाँ जी, हाँ जी, वो नहीं हो रहा है क्या प्रेजेंट? हाँ वो चला गया। कौन सा, यही वाला दिखाना था ना, कौन सा हाँ दिखाना था? ये वाला दिखा देते, फिर आगे दीप्ति जी ले रहे हैं ना। सॉरी सॉरी, तो ये कुछ तो दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं उसको फिक्स कर हाँ दिया, चलेगा रुको। चलेगा। सो अभी तक हमने देखा कि टोटल वर्टेब्रे कितने रहते हैं। 9 को हम लोग 9 रूल जो हम लोगों को बिंदु सर ने बताया है। और एक चीज है कि पेशेंट हमारे पास नर्व और नस, ये दोनों में हमें पता होना चाहिए कि उनको हमको कैसे समझाना है, क्योंकि नर्व नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है और नस वो सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्टेड है। जैसे बॉडी से हम लोगों को सिग्नल मिलेगा कि हाथ उठाना है, तो वो सिग्नल आपको नर्व से मिलेगा जब अपना हाथ ऊपर उठेगा। लेकिन नस वो आपकी ब्लड वेसल्स, वेन, आर्टरीज, ये सारी सिस्टम से बनती है, जो तुम्हारी मैंने जैसे किसी ने बोला कि सर ने हमको एक एग्जांपल दिया था कि शादी के पहले किसी ने नस काट दी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो नर्व या नस? तो नस हम लोग काटते तो ब्लड बाहर निकलता है, तो वो नस है। और नर्व है वो जो सिग्नल पास करेगी ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड को। तो एक मेन इंपॉर्टेंट अपना स्पाइनल कॉर्ड का वही है कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पूरी बॉडी में सिग्नल देती है, जिससे हम लोग हाथ उठाना या जो भी अपने रिफ्लेक्सेस है, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, ये पूरा अपना जो जाल है वो वहां से निकलता है। अभी सर एक कोडाक पीने वाला पिक्चर निकालना। ओमकार सर, वो कोडाई क्वीना वाला पिक्चर दिखाना। सो कॉडा इक्विना का इम्पोर्टेंस क्यों है? जब भी हम लोगों को स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को स्पाइन में जो इंजेक्शन देते हैं, तो कॉडा इक्विना क्या है? वो घोड़े की पूंछ जैसा है। पहले स्पाइनल कॉर्ड जब खत्म होगी तभी कॉनस मेडुलरिस वो आएगा। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कॉडा इक्विना। सर ये पिक्चर क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ, ये सो L1 T12 और L1 वर्टेब्रा के यहाँ पे ऑलमोस्ट आपका स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रहा है और उसके बाद में कॉडा इक्विना शुरू हो रहा है। वो एक कोनिकल शेप है जिसको हम लोग कोनस मेडुलरिस बोलते हैं, और उसके बाद में घोड़े की पूंछ जैसा कॉडा इक्विना आता है। जहाँ पे इसके लिए जब भी इंजेक्शन देते हैं तो लोअर बैक में L3, L4, L5 के अराउंड देते हैं, जिसके बाद में कई लोगों को पैरों में पेन रहता है। जैसे समझो कहीं से भी डिस्क बल्ज होगा, अगर वो थोरेसिक में प्रॉब्लम आएगी तो उसकी प्रॉब्लम नीचे वाले वर्टेब्रे में ज्यादा आएगी। जैसे मेन समझो क्या बोलते हैं, आपका मेन स्टेशन में प्रॉब्लम आएगा, तो फिर वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और जो सप्लाई कर रही है वो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो जब भी ब्रेन से सिग्नल ऊपर से आता है और थोरासिक में बल्ज आ गया, डिस्क बल्ज, तो नीचे वाले हिस्से में उसका प्रॉब्लम ज्यादा आएगा, क्योंकि उसके सिग्नल आगे जाके ट्रांसमिट नहीं होंगे। इसके लिए जब भी डिस्क बल्ज थोरेसिक वर्टेब्रे में दिखाई देगा तो वो प्रॉब्लम ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा L3, L4, L5 से। इसलिए वो केस में आपको जरा धीरज से काम करना पड़ेगा, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे इंजरी हो गई या कुछ लग गया, तो फिर वो पार्ट में डिस्बल्ज होने के वजह से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जितना L3, L4, L5 में डिस्बल्ज आएगा तो आपको आगे जाके इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि
ऊपर से ही सर्किट बंद हो जाएगा तो नीचे पैरों तक उसका प्रॉब्लम ज्यादा महसूस होगा। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके सर, अभी आगे डिस्क वाले ले रहे हैं, दीप्ति जी को बोल दीजिए। हर हर महादेव। दीप्ति जी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं हूँ। एक 2 हाँ जी। मिनट बस, सिर्फ 2 मिनट। हम्म। हाँ जी, तब तक देख लेते हैं किसी का कोई इसमें कोई कोई प्रश्न है अभी तक जो उन्होंने बताया। अभी जो रिवीजन कराया रेखा जी ने उसमें कोई डाउट, कोई चीजें नहीं समझ में आई? हाँ, तो ये प्रेगनेंसी में जब इंजेक्शन देते हैं तो ये कौन से वर्टेब्रा पे देते हैं, वो कृपया बता दीजिए। तो वो T1 T2 को छोड़ के अरे सॉरी, L1 L2 को छोड़ के L3 L4 L5 के यहाँ पे वो देंगे। ठीक है, धन्यवाद। ये जो इंजेक्शन दिया जाता है हमें, क्या कभी कभी इसकी वजह से पेल्विक सिस्टम में भी कोई पेन आ जाता है क्या हो लॉन्ग सकता टाइम है, में? मैंने एक्चुअली वहां पे देने के बाद ऐसे बोले जाए तो वो इंजरी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। और उसके बाद में इन्फ्लेमेशन होने के वजह से वहां पे जो भी नर्व दबेगी तो उसके हिसाब से उसका एरिया जो कवर करता होगा, मैंने वहां से कहाँ से भी वो निकलती होगी, वो एरिया में आपको दिक्कत आ जाएगी। इसको अगर समझना हो मैम कि ये इंजेक्शन की वजह से ही दर्द हो रहा है या यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम है, तो क्या जान सकते हैं? नहीं जानने नहीं, में तो तो दो। एक आप एक एक्सरे निकाल के पहले तो देख सकते हो कि दो वर्टेब्रा के बीच का गैप कम हो गया है कि वहां पे सूजन आ गई है कि क्या। ऐसे पर्टिकुलर तो आप बोल नहीं सकते हो कि उसी के वजह से है, या तो फिर एमआरआई करके आप कुछ फाइंड आउट करो तो पता चलेगा आपको। नहीं, कभी कभी पेशेंट ये बताते हैं मैम कि हमको इंजेक्शन जब से लगा है तब से मुझे लंबर एरिया में पेन शुरू हो हाँ, गया है। तो सॉर्ट ऑफ वो एक आइडिया तो आ गया ना कि वो एक तब तब तक तो कुछ नहीं था, उसके बाद में ही प्रॉब्लम शुरू हुआ है। जी। तो फिर कहीं ना कहीं उसका तो कहीं ना कहीं प्रभाव तो पड़ा ही होगा। इसका मतलब ये रहता है ना कि ये जो इंजेक्शन है वो गलती से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंच गया है। हाँ, कहीं ना कहीं वो कोई नर्व को उसने कंप्रेस किया होगा कि उसको छू लिया होगा कि जो भी होगा वो। ठीक है। ये ज्यादातर लेडीज को होता ही है, जिनके बच्चे ऑपरेशन के कारण होते हैं ना, उनको ये पेन रहता ही रहता है ज्यादातर। मेन चीज़ है डायग्नोस कंप्लीट हो जाना कि ये इंजेक्शन की वजह से है या इसको सियाटिक L4 L5 S1 के बीच में जो नर्व है वो दब रही है, उसकी वजह से लंबर एरिया में पेन हो रहा है। ये कंप्लीट होना चाहिए लेडीज में खास तौर से। तो इसका इलाज तो इंजरी ट्रीटमेंट रहेगा, इंजरी क्योंकि इन्फ्लेमेशन दोनों, क्योंकि बहुत सालों के बाद में रहेगा तो आपको इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा ना साथ में। बराबर, ठीक है, बराबर। धन्यवाद। और साथ में कभी कभी आपका मोशन कॉन्स्टिपेशन होगा, गैस होगा, क्योंकि कभी कभी रहता है कभी कभी नहीं रहता है, तो वो सब चीजें कंसिडर करनी पड़ेगी आपको।
चलिए पंडित जी स्टार्ट करें। जी, आप चाहेंगे? हाँ जी। स्टार्ट करें पंडित जी? ठीक है। सबसे पहले तो रेखा मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से उन्होंने टर्मिनोलॉजी बताई हमें। और इसी को अब हम आगे डिस्क बल्जेस जो हैं उसके बारे में हम इस यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, उसको देखते हुए। चलिए, जय गुरु जी, जय नीरोधेश्वर। अब हमने ये टर्म्स तो देख ली, मैम ने जो बताई सारी। अब हम देख रहे हैं इसमें डिस्क की बात करेंगे। ठीक है, स्पाइन में डिस्क का मेन काम क्या होता है? ठीक है, डिस्क केवल दो हड्डियों के बीच रखा हुआ एक टुकड़ा नहीं होता। इसमें क्या होता है, हमारी स्पाइन का एक शॉक एब्जॉर्बर होती है ये डिस्क। ठीक है, जब हम चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, तो पूरा दबाव इन्हीं डिस्क पे, इस डिस्क के ऊपर ही आता है। ठीक है, यदि डिस्क स्वस्थ है तो आपका मूवमेंट स्मूथ रहेगा, और डिस्क खराब है तो शरीर पहले दिन से हमें क्या करेगा, वार्निंग देने लगेगा, मतलब कहीं ना कहीं सिग्नल आने लगेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम शुरू हो रही है। ठीक है, अब डिस्क के दो मेन भाग होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस पल्पोसस और दूसरा होता है एन्युलस फाइब्रोसस। न्यूक्लियस थोड़ा सा आप इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी कोई इमेज नहीं है, और थोड़ा सा मैं ऐसे ही बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, न्यूक्लियस एक डिस्क ऐसी गोल समझ लीजिए डिस्क है, और उसके ये एक राउंड है, और उसके अंदर एक और छोटा सा होता है, वो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, मतलब एक जेली जैसा भाग। और दूसरा एन्युलस फाइब्रोसस, मतलब वो जो बाहर की रिंग है, आउटर रिंग, एक सर्कल इमेजिन करें तो बाहर की जो हार्ड रिंग होती है, वो एन्युलस फाइब्रोसस। तो ये जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, ये डिस्क का भीतरी भाग है, जिसके अंदर जेल जैसी संरचना होती है, मतलब जेली भाग होता है। और इसका कार्य क्या होता है, दबाव को सभी दिशाओं में समान रूप से डिवाइड करना। ठीक है, दूसरा होता है एन्युलस फाइब्रोसिस, ये बाहर की मजबूत रिंग होती है, और जो अंदर की जेली को सुरक्षित रखता है, क्योंकि बाहर की हार्ड है तो उसको कवर करके रखता है, और अपनी उसकी जो निर्धारित सीमा है उससे बाहर आने नहीं देता है। अब यदि यह संतुलन बना रहता है तो क्या होगा, डिस्क तो वर्षों तक बिना किसी समस्या के अपना कार्य करती रहती है, पर जैसे जैसे शरीर पर गलत तरीके से दबाव पड़ेगा, तो सबसे पहले यही संतुलन बिगड़ना शुरू होगा, और डिस्क की जो प्रॉब्लम है यहीं से हमारी स्टार्ट हो जाएगी, अलग अलग स्टेजेस। ठीक है, तो यही दोनों स्ट्रक्चर जो है, कौन सा, न्यूक्लियस पल्पोसस और एन्युलस फाइब्रोसस, ये हमारे इस जो अभी मैं बताने वाली हूँ डिस्क प्रॉब्लम्स, उसका मेन जो नींव बोल सकते हैं वो यही है। ठीक है, यदि जेल बाहर की ओर दबाव बनाएगी तो रिंग्स कमजोर होगी, और यहीं से डिस्क डिसीज की जो है शुरुआत होगी। ठीक है, तो हम आगे अब यात्रा जो है असल में डिस्क बल्ज की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हुआ माइनर डिस्क बल्ज। ठीक है, ये क्या होता है माइनर डिस्क बल्ज, ये डिस्क की पहली और सबसे इनिशियल स्टेज की बात है ना, जिसे माइनर डिस्क बल्ज कहेंगे। इस स्टेज में क्या होगा, किसी व्यक्ति ने अचानक से कोई या भारी बाल्टी उठा ली, वजन उठा लिया, कोई झुककर सामान उठाया, लंबे समय तक कोई गलत पोस्चर में बैठा रहा, तो उसमें क्या होगा, शाम तक उसे कमर में दर्द तो महसूस होगा, पर वो थोड़ा आराम कर लेगा, रेस्ट कर लेगा। रेस्ट का आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है ना? तो उससे क्या हो, गलत पोस्चर में रहेगा तो उसको शाम तक दर्द तो महसूस होगा, पर अगर उसने थोड़ा रेस्ट कर लिया तो मतलब लास्ट एंड तक उसको ठीक हो जाएगा, या अगले दिन उसको वो दर्द लगभग ठीक हो जाएगा। पर अधिकांश लोग क्या होते हैं, ये नहीं सोचते हैं, वो क्या लगता है उनको, ये कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कुछ हुआ था और ठीक हो गया, है ना, पर एक्चुअल प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हुई थी, हमारे शरीर ने सिग्नल देना शुरू कर दिया था। अब इस अवस्था में क्या हुआ, डिस्क फटती नहीं है ना, और नहीं उसकी जो संरचना है, जो उसका स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बहुत ज्यादा डैमेज भी नहीं होता है, केवल अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस पल्पोसस है ना, जो जेली वाला भाग है, वो हल्का सा दबाव जो है वो बाहर की रिंग मतलब एन्युलस फाइब्रोसस पे देता है, और उस पे बनाना शुरू करता है। और ये जो दबाव होता है, ये जो प्रेशर बनाता है हल्का सा एकदम, वो उसके आसपास जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं, उसमें हल्की जलन या थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा तनाव उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण थोड़ा दर्द महसूस होता है। ठीक है, अब चूंकि ये दबाव तो बहुत अधिक नहीं हुआ था, हल्का था, तो जैसे ही शरीर ने रेस्ट किया और मांसपेशियां हमारी रिलैक्स हो गई, मसल्स रिलैक्स हो गई, प्रेशर कम हो गया, और दर्द भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है, समाप्ति हो जाता है एक हिसाब से।
तो इस स्टेज में कोई आपको कोई उपचार की भी जरूरत नहीं पड़ती, एक लगता है कि हाँ सामान्य रूप से व्यक्ति ठीक हो गया। पर यहाँ पे एक हमको इम्पोर्टेंट बात ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे दर्द समाप्त हुआ, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम नहीं चली गई। एक्चुअल में वो दर्द जो था हमारे शरीर ने उसका सिग्नल दिया था, एक वार्निंग दी थी कि आप उस वार्निंग को समझ जाएं और अपनी जीवन शैली में सुधार कर लें, तो डिस्क आगे खराब होने से बच जाएगी या कोई प्रॉब्लम आगे बढ़ने से बच सकती है। अब इस स्टेज में क्या होता है, दर्द मुख्यतः कमर तक सीमित रहेगा और कुछ घंटे या एक आध दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है, एकदम ठीक ही हो जाता है। और पैरों में दर्द या सुन्नपन सामान्यतः इस स्टेज में नहीं होता है। ठीक है, आराम करने पर राहत मिल जाएगी। और ये सबसे पहला इस स्टेज आना मतलब सबसे पहली वार्निंग हो गई हमारे शरीर में प्रॉब्लम की। ठीक है, अब सेकेंड स्टेज, अगर इस अवस्था में हमने सावधानी नहीं रखी तो हम अगली स्टेज में पहुंच जाएंगे, वो होगा एन्युलर टियर। ठीक है, इसमें क्या होगा, इस स्टेज में क्या होगा, जब हम उन चीजों को हम ध्यान नहीं रखेंगे, पहली वाली स्टेज में हम अगर हमने केयर नहीं करी तो एक समय ऐसा आएगा जब बाहरी रिंग जो होगी आपकी एन्युलस फाइब्रोसिस जो होगा, उस पर पड़ने वाला जो प्रेशर था जो पहले बहुत हल्का था, अब उसका दबाव उसकी सहन क्षमता से अधिक हो जाएगा। मतलब जो बाहर की रिंग है वो उसकी जो बियरेबल कैपेसिटी उससे ज्यादा होने लग जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, डिस्क की संरचना जो है उसमें एक्चुअल डैमेज, स्ट्रक्चरल डैमेज जिसको बोल सकते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, बाहर की रिंग्स जो हैं, जो हमें एन्युलर फाइब्रोसिस बोला हमने, उसमें छोटा सा टियर आएगा, इसलिए इसको टियर बोला है, मतलब एक छोटी सी दरार आएगी। तो क्या होगा, दरार आई है, अभी देखिए इस स्टेज में क्या हुआ है, अभी भी अंदर की जो जेली है वो बाहर नहीं निकली है, बस वो दबाव जो बाहर की रिंग पे आता है तो वो उसमें उस दरार पर जो बाहर दबाव बनता है बस उतना ही रहता है, पर असल में हमारा जेल बाहर नहीं आ रहा है। तो इस स्टेज का दर्द क्या होगा, पहली स्टेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा होगा। पर इस केस में मरीज क्या बताएगा, क्या बताता है सामान्यतः कि अचानक झुकते समय या भारी वजन उठाते समय या किसी झटके के बाद कमर में तेज दर्द हुआ और उसके बाद उठना बैठना थोड़े से कठिन हो गया, प्रॉब्लम आने लगी। तो अब इस केस में क्या होगा, अब केवल रेस्ट करने से हम रिलैक्स नहीं होंगे। जैसे पहले स्टेज में तो रेस्ट कर लिया था तो हम ठीक हो गए थे, अब इस स्टेज में रेस्ट करने से आराम नहीं मिलेगा और कई बार दर्द तो इतना अधिक हो जाता है कि उसको पेन किलर या कोई डॉक्टर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। ठीक है, ये भी किस वजह से हुआ कि हमने गलतफहमी पाली पहली स्टेज में कि हमने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसे सामान्य समझ लिया। अब दवा ले ली हमने यहाँ पे, इस केस में दवा लेने के बाद दर्द कुछ दिनों में ठीक हो गया और फिर वही गलती मरीज मान लेता है कि वो पूरी तरह ठीक हो गया है। ठीक है, तो वास्तव में इस स्टेज में भी क्या हुआ, दर्द कम हुआ तो सही, पर एन्युलस फाइब्रोसिस में जो आई दरार है वो नहीं भरी, और दरार नहीं भरी तो प्रॉब्लम तो बनी हुई है। मतलब जो जेल बाहर आने की जो दरार बनी है, तो वो दरार धीरे धीरे अगर प्रेशर बढ़ते जाएगा तो वो गैप बढ़ जाएगी और जेल हमारा बाहर आने का रास्ता बन जाएगा, जैसे अगली स्टेज में हमारी समस्या चली जाएगी। तो इस स्टेज में क्या हुआ, कमर में तीव्र दर्द होगा, उठने बैठने में कठिनाई होगी, अचानक झुकने या वजन उठाने के बाद दर्द बढ़ेगा, फिर रेस्ट करने से केवल राहत नहीं मिलेगी और दर्द कम हो तो गया, कम होने के बाद भी उसकी जो स्ट्रक्चरल डैमेज है वो तो हो ही गया है, वो दरार एज इट इज बनी हुई है। ठीक है, अभी हमने देखा माइनर डिस्क बल्ज केवल शरीर की पहली वार्निंग हुई, और एन्युलर टियर क्या हुआ, जिसमें डिस्क की बाहरी रिंग में एक्चुअल डैमेज स्टार्ट हो गया है। अब इस स्टेज में भी केयर नहीं करी तो हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेज, वो क्या होगी, डिस्क प्रोस्ट्रूजन की। ठीक है, अब ये एक नया लेवल आ गया। डिस्क प्रोस्ट्रूजन को हम कंटेंट डिस्क प्रोलैप्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एन्युलर टियर में क्या हुआ था, जो बाहरी रिंग में जो दरार थी वो उसी स्थान पर अंदर मौजूद जो दरार बनी थी उसने अंदर जो न्यूक्लियस पल्पोसस था उसने उस दरार पर लगातार दबाव बनाते रहा, पर अब कंटिन्यूअस दबाव बनाने के कारण क्या हुआ, वो जेली जो है वो धीरे धीरे बार बार प्रेशर देकर उस स्थान को कमजोर करने लग गई और उस स्थान की ओर उभरने लगती है। ठीक है, और वो पूरी तरह बाहर नहीं निकली और उस पर क्या हुआ, थोड़ा सा उभार आ गया, जो बोलते हैं ना बल्ज आ गया, वो बना लिया। इसी अवस्था को हम बोलेंगे डिस्क प्रोस्ट्रूजन। ठीक है, थोड़ा सा बाहर आ गई, एन्युलर टियर में हमारा केवल दरार तक ही था और अब इसमें थोड़ा सा बाहर आ गई है, इसको बोलेंगे डिस्क प्रोस्ट्रूजन। अब इसमें क्या हुआ, इस स्टेज में अभी भी डिस्क कंटेन्ड होती है। ठीक है, मतलब जेली पूरी तरह से बाहर
नहीं निकली है। इसलिए स्थिति गंभीर तो है, मतलब प्रॉब्लम तो है, लेकिन अगर हम सही ट्रीटमेंट लें और प्रॉपर केयर करें, सावधानी रखें, तो इसमें भी हम ठीक हो सकते हैं। अब इस अवस्था में क्या होता है, मरीज को क्या क्या अनुभव होता है, क्या बोलता है कि वो बोलेगा कि दर्द केवल कमर तक हमारा सीमित था पहले, लेकिन अब दर्द का स्वरूप क्या हुआ, बदलने लगा। कैसा हुआ कि कमर तो दुखती है, लेकिन अब झुकने में भी बहुत तकलीफ होने लगी है, जमीन पर बैठना बहुत मुश्किल हो गया है, पालती मारकर बैठते ही कमर में खिंचाव होता है, या काफी देर तक कुर्सी पर बैठने के बाद उठने में दर्द होता है। ठीक है, बैठने के बाद जब उठते हैं तो दर्द होता है। तो फिर ये क्या हुआ, यह केवल दर्द नहीं हुआ, बल्कि डिस्क का जो मैकेनिकल बिहेवियर है वो चेंज होने का एक संकेत मिल गया हमको, कि अब डिस्क ने जो है उसका बिहेवियर चेंज करने लगी है डिस्क। ठीक है, इसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट स्टेज। अब ये स्टेज को हमने वही चीज ध्यान नहीं रखा, तो अगली स्टेज बनेगी हमारी डिस्क एक्सट्रूजन की, या इसी को बोलेंगे डिस्क हर्निएशन। ठीक है, यहां से अब देखिए डिस्क एक्सट्रूजन क्या होता है। अब तक क्या हुआ था, एन्युलस फाइब्रोसिस केवल कमजोर हुई थी और जेल उसी के अंदर सीमित था। फिर लेकिन इस अवस्था में क्या हुआ, बाहरी रिंग्स पूरी तरह टूट जाती है ना, और अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो उस टूटे हुए स्थान से बाहर निकल जाता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं। तो डिस्क प्रोस्ट्रूजन में क्या हुआ, जेली केवल उभरती है, और डिस्क एक्सट्रूजन में क्या होगा, जेली एक्चुअली बाहर निकल आती है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, अब देखिए अब दर्द का जो है स्वरूप कैसे बदला। माइनर डिस्क बल्ज, एन्युलर टियर, प्रोस्ट्रूजन, इनमें दर्द मुख्यतः कहाँ या डिस्क और आसपास के टिश्यूज तक सीमित था। लेकिन अब ये जो बाहर निकली हुई डिस्क का भाग क्या हुआ, पास से जो गुजरती है नर्व रूट जो निकलेगी उस पर दबाव डालना शुरू करेगी। ठीक है, यहाँ से एक नया स्टेज आ गया कि वो नर्व रूट पर दबाव डालना शुरू करेगी, और यहाँ से हमारा क्या शुरू होता है, यहाँ से केवल कमर दर्द नहीं रहेगा, अब वो कमर दर्द के साथ क्या हो जाएगा, पूरे पैर में नीचे तक भी दर्द चला जाएगा। आ रहा है समझ में? अब हमारी स्टेज बढ़ती जा रही है, ये केसेस बता रहे हैं कि कैसे कैसे हमारी प्रॉब्लम बढ़ती है, हम ध्यान नहीं रखते हैं तो उस केस में। ठीक है, तो ये दर्द जो बढ़ते हुए पूरे पैर में नीचे तक गया, नीचे तक चला गया, तो ये केस कौन सा हो गया हमारा, साइटिका का जैसा हो गया। साइटिका के हमें लक्षण दिखाई देने लगेंगे, मतलब जब दर्द कमर से पैर की ओर आने लगे तो ये केवल मसल्स का दर्द नहीं होता, अब इसमें क्या होगा, नर्व्स भी इन्वॉल्व हो गई है। ठीक है, तो साइटिका पेन क्यों हुआ अभी हमारा, ये हमारी साइटिका नर्व जो हमारी सबसे बड़ी नस है, कमर से निकलकर जांग, पिंडली और पैर तक जाती है। ठीक है, तो यदि ये बाहर निकली हुई डिस्क जो है इस नर्व रूट को दबाने लगेगी, है ना, तो दर्द भी उसी रूट पे, उसी रास्ते पे हमें महसूस होने लगेगा। इसीलिए वो मरीज बोलता है कि कमर दर्द है, जांग में दर्द है, पिंडली तक दर्द पहुंच रहा है, और कभी कभी क्या होता है, पैर की उंगलियों तक झंझनाहट भी होती है। ठीक है, तो यह क्या हुआ, उस नस के जो पूरा मार्ग है, जो पूरा नर्व का पाथवे है, ये उसका दर्द है एक्चुअली। तो इसीलिए जो साइटिका का पेन होता है वो इस टाइप से होता है। अब क्या हुआ, केवल दर्द ही नहीं, अब सुन्नपन भी शुरू हो सकता है। कैसे, अभी तक हमको केवल पेन था, दर्द था, लेकिन अब जब ये नर्व पर दबाव पड़ेगा, कुछ समय तक लगातार बना रहेगा, ये चीज कंटिन्यू रही, तो उसके कार्य पर भी क्या होगा, प्रभाव शुरू हो जाएगा, मतलब नर्व भी प्रॉब्लम देने लगेगी। तो अब क्या बोलेगा पेशेंट, कि ऐसा लगता है कि जैसे पैर सुन्ना हो रहा है, चलते समय पैर भारी हो रहा है, कभी कभी चप्पल भी निकल जाती है और पता भी नहीं चलता, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा सिग्नल हुआ कि अब केवल दर्द महसूस कराने वाली जो नस है वो ही नहीं, बल्कि सेंसरी फंक्शन भी हमारा प्रभावित होने लगा है। ठीक है, ये हमारा एक अलग स्टेज आ जाती है। ठीक है, हमारा नर्व तो है बट सेंसरी फंक्शन हमारा प्रभावित होने लगा, इस नर्व के दबने से हमको ये पता चलेगा। अब कमजोरी, वीकनेस जो है वो क्यों आने लगी, यदि इस नर्व पर लगातार दबाव बना रहा, ठीक है, तो केवल सेंसेशन ही नहीं बल्कि मसल पावर भी हमारी प्रभावित होगी। इसके कारण इस केस में मरीज क्या बोलते हैं कि सीढ़ियां चढ़ने में कठिनाई होती है, पंजों के बल खड़े नहीं हो पाते, एड़ी के बल चलना मुश्किल होता है, या पैर में पहले जैसी ताकत नहीं है। तो एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात यह है
कि केवल दर्द हमारा सबसे बड़ा खतरा नहीं है। दर्द हुआ, दर्द कई बार क्या होता है, कमजोरी भी जो होती है वो दर्द से भी ज्यादा जो है गंभीर हमें संकेत देती है, कमजोरी आना भी। तो ये बता रहा है इस केस में कि अब नर्व का कार्य हमारा प्रभावित होने लगा है। तो हमें क्या क्या सावधानियां, मतलब मरीज को ये बताना बहुत जरूरी है कि वो क्या क्या सावधानी रख, क्योंकि केवल इलाज काम नहीं करेगा, उसमें उसके साथ सावधानी भी रखनी पड़ेगी उसे। तो क्या हमको उनको ये बता देना चाहिए, पेशेंट को क्लियरली हमें समझाना होगा कि आपको आगे झुककर नहीं चलना, वजन नहीं उठाना है, या अचानक से शरीर को ऐसा ट्विस्ट नहीं करना है, मोड़ना नहीं है ना, उससे बचें। फिर लंबे समय तक एक जैसे बैठकर हमको कार्य नहीं करना है, थोड़ा अपने बॉडी को बीच बीच में मूवमेंट दें। फिर यदि बैठना आवश्यक हो, है ना, यदि लंबे समय तक बैठने का ही काम है तो बीच बीच में थोड़ा सा गैप दें, थोड़ा उठकर चलें। और दर्द कम होने पर भी एकदम से जल्दबाजी में अपने सामान्य कार्य जो है शुरू नहीं करें कि हमने बोला ठीक हो गए तो वापस पुराना रूटीन शुरू कर दिया, वापस वजन उठाने लग गए, तो वो प्रॉब्लम होगी। और उपचार के साथ साथ रेस्ट और सही पोस्चर दोनों जरूरी रहेगा। जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसके साथ साथ ये चीज भी उन्हें करनी होगी, ठीक है। क्योंकि कई बार मरीज केवल इसी वजह से ठीक नहीं हो पाता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट तो ले लिया, वो बोल दिया कि ट्रीटमेंट हो गया अब क्या करना है, पर सावधानी नहीं रखी उसने, तो ये हमें दिक्कत दे जाता है, ठीक है। अब वही, अब इस स्टेज को भी अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी नेक्स्ट स्टेज बनेगी डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन की, ठीक है, जिसे फ्री फ्रेगमेंट डिस्क भी बोलते हैं। अब क्या होगा, अब इस अवस्था में केवल डिस्क बाहर नहीं निकलेगी, केवल इतना ही नहीं होगा, अब बाहर निकला हुआ न्यूक्लियस पल्पोसस जो है, वो जेल जो पूरा बाहर निकल गया है, वो मुख्य डिस्क से, मेन डिस्क से भी पूरी तरह अलग हो जाता है। मतलब डिस्क का एक टुकड़ा जो होता है वो अलग हो जाता है, वो स्पाइनल कैनाल में फ्री रूप से, मतलब स्वतंत्र रूप से मौजूद रहता है। एक डिस्क पूरा टूट गया टुकड़ा और वो फ्रीली मूव कर रहा है, इसीलिए इसको हम फ्री फ्रेगमेंट डिस्क भी बोलते हैं। वो पूरा स्पाइनल कैनाल में फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये स्थिति जो हुई वो पहले की जितनी हमने स्टेजेस देखी उन सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अब केवल दबाव ही नहीं पड़ रहा, केवल प्रेशर ही नहीं आ रहा है, बल्कि एक अलग जो टुकड़ा हो गया है वो किसी भी स्थान पर जाके नसों पे प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि वो फ्रीली मूव कर रहा है तो वो किसी भी स्थान पर जा सकता है और नर्व को प्रॉब्लम दे सकता है। अब इस केस में मरीज के सिम्टम्स कैसे चेंज होंगे, अब क्या होगा, अब केवल दर्द की शिकायत नहीं होगी, दर्द के साथ साथ एक क्लियर हमको वार्निंग भी मिलेगी, संकेत मिलेगा, क्या मिलेगा कि नसों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है, नर्व का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। तो कैसा होगा कि पैर में, पेशेंट बोलेगा कि पैर में ताकत नहीं है, चलते चलते पैर जवाब दे देते हैं, या फिर सुन्नपन जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये केवल सामान्य दर्द नहीं हुआ, यहाँ पर हमारा एक न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का भी एक हमें सिग्नल मिल गया है कि यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो गया है, मतलब समस्या हमारी बढ़ गई है। अब क्या हुआ, क्या हर डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन में सर्जरी जरूरी है क्या? तो देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एमआरआई रिपोर्ट में क्या होता है, डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन लिखा होना यानी सर्जरी करना, मतलब लिख दिया और सीधे इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि सर्जरी करना है। हमेशा हमें जो मरीज है उसके क्लिनिकल सिम्टम्स भी उसको साथ में देखने पड़ेंगे। यदि मरीज सामान्य रूप से चल रहा है और उसकी मसल पावर भी सुरक्षित है, ब्लैडर बॉवेल सब सामान्य लग रहा है, कोई गंभीर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट भी नहीं मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही है, तो फिर कई मामलों में क्या होगा, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट भी हमें सही दिशा दे सकता है, ठीक है। लेकिन यदि ऊपर बताए गए जो रेड फ्लैग सिम्टम्स है, जो अभी हमने बताए थे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, यदि उसको वो हैं तो हमें फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना है और उसको हमें पूरा ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना है और सावधानी बरतनी है, ठीक है। तो अभी हमारी ये जो डिस्क, हमने इसकी जो सारी स्टेजेस देखी, तो उसको एक बार हम शॉर्ट में देखते हैं। माइनर डिस्क बल्ज हुआ, उसकी नेक्स्ट, अगर उसमें हमने ध्यान नहीं रखा तो नेक्स्ट स्टेज आई एन्युलर टियर, फिर अगर उसमें और समस्या बढ़ती है तो नेक्स्ट स्टेज आएगी डिस्क प्रोट्रूजन, उसके बाद आएगा डिस्क एक्सट्रूजन मतलब डिस्क हर्निएशन, और लास्ट स्टेज होती है डिस्क सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है। तो मतलब बीमारी जो आई है वो अचानक से ऐसे फिफ्थ स्टेज में नहीं आएगी, हर स्टेज पे बॉडी ने हमें सिम्टम दिए हैं, सिग्नल दिया है, वार्निंग दी है, अगर हम नहीं संभले तो फिर ये क्या होती है, ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, ठीक है पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
हाँ जी, अभी आप लोगों को इसमें क्या नहीं समझा, वही चीज़ देखते हैं। क्या नहीं समझा, कौन सी टर्म नहीं समझ रही है, कौन सी चीज़ें नहीं समझ रही है, और आगे ऐसा रिवीजन सत्र होना चाहिए कि ये भी समय का अपव्यय है। कोई भी चीज़ है आप सुझाव दे सकते हैं, ठीक है? अभी सबसे पहले देख लेते हैं इसमें से क्या नहीं समझा आपको। हाँ जी, बोलिए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मुझे ये तो समझ में आ गया, जो आपने डिस्क हर्निएशन का बताया, तो जरूरी नहीं है कि पैर में ही सुनपन आए, वो बैक में भी आ सकता है ना, स्पाइन के साथ में। जब पेशेंट कुछ टाइम के लिए बैठा रहता है तो उसके बाद वो कहता है कि एकदम से पीठ पूरी सुन्न होना शुरू हो जाती है, तो ये भी डिस्क हर्निएशन का ही है। ये जरूरी नहीं है उसको साइटिका की भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी बैक सुन्न हो रही है। सिंपल सी बात है, वेद पुस्तक पढ़िए। वेद पुस्तक में ना कौन से वर्टिब्रा से कौन सी नर्व गुजर रही है, अगर वहां पे कुछ भी हो, चाहे चोट लगती है, मार लगती है, स्पर होता है, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, या तो वहां पे कहीं पे भी नर्व कंप्रेस होगा, तो उससे संबंधित कौन सी ग्रंथि पे उसका दुष्परिणाम आएगा और क्या हो सकता है, पूरा विवरण वेद पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। पूरा स्पाइन से T1 से लेके सब पूरा विस्तार में दिया गया, उसको भी आप अध्ययन कर ले। देखिए, बिना अध्ययन के आपको आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आपको अपने आप समझ में आएगा। जब पेशेंट बोल रहा है कि यहाँ पे ये चीज है ना, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि हाँ यहाँ से नर्व जा रही है, आप खुद ही एनालिसिस करके बता सकते हो। अच्छा, फिर तो आपको ये भी समस्या रहेगी, फिर तो आपको डकारें आती रहेंगी, फिर तो ये आ रही है, वो आ रही है, कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, ऐसे ना बहुत सारे सवाल है ना, फटाफट ना जवाब भी दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। वेद अरे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पंडित जी, अगर बीच में दर्द हुआ तो D12 में ज्यादा दिक्कत आने का संभावना है। D12 में होने से क्या होगा? ज्यादा पीठ में दर्द होने का संभावना बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल, तभी पीठ में ज्यादा, और खास करके किडनी के इर्द गिर्द में भी बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। जी। वहाँ पे भी खिंचाव, स्टिफनेस, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, तो उसका भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, पंडित जी प्रणाम। प्रणाम जी, बोलिए। पंडित जी ना, दीप्ति जी ने जो सबसे लास्ट में जो बताया है कि उसमें वो टुकड़ा निकल के डिस्क के पास से वो जाके नर्व के पास अटक गया, तो नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इस चीज को, जैसे ये टुकड़ा आया है, इसको रिमूव कराने की प्रक्रिया, ट्रीटमेंट की क्या प्रोटोकॉल रहेगी? तो देखिए, इसका सोल्यूशन एक ही है, आपको ऑपरेशन पे नहीं जाना है, सबसे पहले देखना है कि क्यों हुआ। तो हर्निएशन मतलब क्या हुआ, यानी टूट फूट हुई। तो इंजरी का कारण हो सकता है, एक तो इंजरी हो सकती है, मार लगी हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो ये हर्निएशन हो सकता है ना। दूसरा कारण, हमने वजन उठाया, मतलब हैवी वजन उठाया, कुछ भी किया, तब डिस्क हर्निएशन हो सकता है। और तीसरा कारण क्या हो सकता है, न्यूरोथेरेपी के अनुसार एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे कारण देखने हैं, कारण अगर आपको समझ में आता है तो आप निवारण अपने आप न्यूरोथेरेपी के प्रोटोकॉल के अनुसार बना सकते हैं कि ये समस्या है, इस कारण से आई है, तो इसका ये निवारण होगा। अगर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाए और इनडाइजेशन के कारण आ रहा है, तो वो भी एक समस्या हो जाती है कि लंबे समय तक भोजन न पचने के कारण भी ये समस्या आ सकती है, ठीक है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, सबसे पहले इसको